नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछली क्लास में वैदिकोत्तर काल की उत्पत्ति देखी जो कि 600 से 300 बीसी में शुरू हुई। उसी को सूत्र काल बोलते हैं, महाकाव्य काल बोलते हैं। हालांकि हमें ये देखना है आगे कि इसको सूत्र काल क्यों बोल रहे हैं, महाकाव्य काल क्यों बोल रहे हैं। हमने देखा था कि आर्थिक क्षेत्र में वहाँ पर क्या हो रहा था, सामाजिक क्षेत्र में वहाँ पर क्या हो रहा था, और राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में 600 से 300 बीसी में भारत में क्या घटनाएं हो रही थी। हमने राज्यों का निर्माण देखा, राष्ट्रतंत्र हमने देखे, गणतंत्र हमने देखे, हमने 16 महाजनपद देखे, जिसमें से 2 भारत के बाहर थे, 14 भारत के अंदर थे, एक मात्र दक्षिणी भारत में अशमक था। बाकी 13 जो थे वो उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौजूद थे। हमने गणतंत्रों की उत्पत्ति देखी, हमने गणतंत्रों का पतन देखा। आज की क्लास में हमें जो देखना है वो हमें विदेशी आक्रमण देखने हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि राजनीतिक क्षेत्र में हमें महाजनपद देखने हैं, हमें विदेशी आक्रमण देखने हैं, और इन महाजनपदों में भी हम गणतंत्र, राष्ट्रतंत्रों को हम देख चुके हैं। यानी हमने राष्ट्रतंत्रों को देख लिया, गणतंत्रों को देख लिया। ये विदेशी आक्रमण में हमें 2 चीजें देखनी थी। पहला आक्रमण फारसी, ईरानी, या फिर इसी को हकमनी आक्रमण भी बोलते हैं, जो कि 516 बीसी में होगा। दूसरा आक्रमण सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर, या फिर इसको हम लोग यूनानी आक्रमण बोलते हैं, और इसी को हम लोग मकदूनियाई आक्रमण भी बोलते हैं। आज हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे, इसमें फारसी आक्रमण देखेंगे, सिकंदर का आक्रमण देखेंगे, ये आक्रमण क्यों हुए, इन आक्रमणों का जो प्रभाव था वो क्या रहेगा, हमें ये सब चीजें देखनी है। तो एक चित्र से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एक टेबल है, उसको हम लोग समझते हैं पहले। तो इसमें आप ये समझिए कि किस तरीके से विदेशी आक्रमण यहाँ पर हो रहे हैं। तो विदेशी आक्रमणों को हमें देखना है, और मैंने इसको शासन, यानी जब विदेशी आक्रमण होंगे कौन शासन कर रहा था भारत पर मुख्यतः, और जब हम यहाँ भारत बोल रहे हैं तो वो मगध यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है, मगध यहाँ आ चुका है। आक्रमणकारी कौन रहेगा और इस आक्रमण का प्रभाव क्या रहेगा। तो शासन था हर्यक वंश का। इस समय साइरस सेकंड आक्रमण करता है, और साइरस बेसिकली आक्रमण करता भी है, तो ये आक्रमण को हम लोग असफल मानेंगे, हमला असफल। अगला जो वंश रहेगा, हालांकि इसके बीच में भी कई शासक थे, ऐसा नहीं है कई शासक नहीं रहे, लेकिन मुख्य जो इवेंट, मुख्य घटनाएं जो घटेंगी वो इन्हीं के काल में घट रही हैं। तो हर्यक वंश के समय साइरस था जिसने हकमनी वंश की स्थापना करी, जो हमला था वो असफल रहा। दूसरा शिशुनाग वंश के समय पे डेरियस फर्स्ट, जिसको दारा प्रथम बोलते हैं, इसने 516 में हमला किया और सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। क्या किया इसने यानी डेरियस ने शिशुनाग वंश के समय पर आक्रमण किया और 516 बीसी में सिंध के कुछ हिस्सों पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका आक्रमण हम अगर एक तरीके से बोले तो सफल आक्रमण रहा, यह आक्रमण सफल रहा। अगला नंदवंश रहा, यानी कि मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं, वो ये कि पहले हम लोग हर्यक वंश देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश देख रहे हैं, उसके बाद नंद वंश देख रहे हैं। हालांकि इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसका शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक, नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद को मारकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मौर्य शासन की स्थापना करेगा। तो इसमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन ये आपको इसलिए समझना है ताकि एक मोटा मोटी आपको समझ आ जाए कि जो विदेशी आक्रमण है उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो हर्यक वंश के समय साइरस सेकंड ने अपना हकमनी वंश की स्थापना करी, हमला असफल। शिशुनाग वंश के समय डेरियस फर्स्ट ने 516 में हमला किया, आक्रमण दोबारा किया, सिंध के कुछ हिस्सों पर उसका कब्जा स्थापित हो गया। नंद वंश के समय
दारा तृतीय ने, यानी दारा तृतीय यहां पर शासक है, लेकिन इसी समय सिकंदर आक्रमण करता है जिसे अर्बेला का युद्ध बोलते हैं और हकमनी वंश को खत्म कर देता है। यानी इस पूरे पीरियड में ही हकमनी शासक भी आ रहे हैं, यानी 516 में, और इसको हम जानते हैं 326 में सिकंदर आ रहा है। तो 516 326 मोटा मोटी अगर हम देखें तो इसमें जो समय है वो ये 200 सालों का इसमें समय है। और इस पीरियड में क्या हुआ है, इसमें डेरियस फर्स्ट ने 516 में सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा करा, और जब सिकंदर अरबेला का युद्ध कर रहा है 326 में, तो शासक है दारा तृतीय, और वंश कौन सा है भारत में जो शासन चला रहा है, नंद वंश। और ये आप समझ ही रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः ये उथल पुथल मचाएंगे, ये जो विदेशी आक्रमण कर रहे हैं। तो विदेशी आक्रमणकारी जो थे, इन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अस्थिरता कर दी। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य बाद में उठाएंगे, और पहले के भी शासकों ने उठाया, हालांकि उतना नहीं उठा पाया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसका बहुत फायदा उठाएगा। तो फारसी ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, ये हमें देखना है। ये आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि हर्यक वंश का शासन था उस समय। साइरस सेकंड ने हकमनी वंश की स्थापना करी, हमला जो उसने किया वो असफल रहा। उसके बाद कुछ समय बाद शिशुनाग वंश आया, जिसमें डेरियस फर्स्ट ने 516 में सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा करा, आक्रमण वो सफल रहा। नंद वंश का समय था, दारा तृतीय शासन कर रहा था, कहां पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और भारत पर मगध वाले क्षेत्र में नंद वंश का शासन था। और सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में होता है, अरबेला का युद्ध होता है, और हकमनी वंश का खात्मा करके सिकंदर स्थापित हो जाता है, और सिकंदर अपने सेनापति को एक तरीके से वहां छोड़कर और वापस चला जाता है, क्योंकि सिकंदर बहुत ज्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रहा। अब हमें फारसी ईरानी आक्रमण का प्रभाव देखना है कि वो प्रभाव क्या था। तो जो प्रभाव रहा वो हम राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव देखेंगे, आर्थिक प्रभाव देखेंगे, और कला और संस्कृति पर प्रभाव हमें देखना है। तो राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव ये रहा कि साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे क्षत्रपी प्रणाली में बांटने की परंपरा हमें यहीं से देखने को मिलती है। क्षत्रपी प्रणाली मतलब कुछ प्रशासनिक इकाइयों में राज्य को बांट दिया जाता था। यानी ये जो फारसी ईरान का जो शासक जो थे, ये अपने पूरे एरिया को कुछ इकाइयों में बांट देते थे, और इसको क्षत्रपी प्रणाली बोलते थे। इनको क्षत्रप बोलते थे, क्षत्रप, और ये इसको बोलते थे क्षत्रपी प्रणाली। तो क्षत्रप जो थे वो उनकी प्रशासनिक इकाइयों में बांटना, इन्होंने भारत में ये परंपरा हमने इनसे सीखी। दरबारी शान शौकत की परंपरा और दंड विधान आदि। यानी दरबारी शान शौकत, अगर आप ईरान और फारस का इतिहास पढ़ें तो वहां पर शान शौकत, बहुत ही बड़े बड़े महल होना और अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, इन सब चीजों की परंपरा वहां बहुत थी। मदिरा पान करना, ये सब चीजें वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो शान शौकत, बड़े बड़े मंत्री पद स्थापित करना, बड़े बड़े मंत्रियों का रखना, ऐसी वहां पर जो शान शौकत परंपरा थी वो, उसका प्रभाव यहाँ भारत में देखने को मिला। आर्थिक प्रभाव इसका दो रहेगा। पहला तो ईरानी सिक्के हमें यहाँ मिले, जिससे हम लगा सकते हैं कि व्यापार बहुत होता हुआ था। दूसरा आर्थिक प्रभाव दो है, पहला व्यापारिक मार्ग, दूसरा ईरानी सिक्के। हमें ईरानी सिक्के मिले जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लेन देन के लिए ये ईरानी सिक्के प्रयोग होते होंगे, और व्यापारिक मार्ग खुले, कई व्यापारिक मार्ग खुले। कला एवं संस्कृति पर प्रभाव, खरोष्टी लिपि, अशोक के राज्य देशों में प्रयुक्त भाषा, मौर्य वास्तुकला पर प्रभाव। हम लोग इसको समझेंगे मौर्य वास्तुकला पर प्रभाव कैसे पड़ता है, अशोक के राजवंश राज्य देश में प्रयुक्त भाषा जो है वो, और खरोष्टी लिपि। तो आप ये समझते रहिए कि खरोष्टी लिपि जो है वो भारत की लिपि नहीं है। मतलब जो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में मगध, और यहां से आक्रमण हुआ और इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया था किनका, हकमनियों का। और ये जो भाषा बोलते थे, ये बोलते थे अरामाइक भाषा, और यहां पर ब्राह्मी भाषा बोली जा रही है। अब मतलब लगभग इस इतने क्षेत्र में ब्राह्मी भाषा बोल रही है। तो इस क्षेत्र में यानी अरामाइक हकमनी लोग बोलते थे, ब्राह्मी भारत में बोली जा रही थी। यहां पर खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई। तो अरामाइक के प्रभाव के कारण ही खरोष्टी उत्पन्न हुई, एक नई भाषा
यहाँ हमें देखने को मिलती है। और बाद में अशोक के जो अभिलेख है वो भी हमें खरोष्टी, ब्रह्मी, अरामाइक, यूनानी भाषा में हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा, अशोक के जो राज्य देश है उसमें प्रयुक्त भाषा यानी वो डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे डेरियस वहां पर प्रयोग कर रहा था ईरान में, यानी डेरियस भी अभिलेख लिखवाता था, डेरियस भी स्तंभ बनवाता था, और उन स्तंभों को भी कई लोग बोलते हैं कि अशोक के स्तंभ और ईरान के स्तंभ सेम है, यानी ईरान में भी कुछ ऐसे स्तंभ जो डेरियस ने बनाए और भारत में जो अशोक स्तंभ बना रहा था वो स्तंभ कहीं ना कहीं वहां से कॉपी है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी पर्याप्त भिन्नताएं वो हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल अशोक के राजदेश में जो प्रयुक्त भाषा थी वो ये थी कि देव नाम पिय यह कहता है, यानी अशोक ये कहता है। और जब कुछ लोग इतिहासकार ईरान में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि डेरियस के स्तंभों पर भी यही भाषा, अभिलेख पर यही भाषा इस्तेमाल हो रही है कि डेरियस ये कहता है कि, तो उसका जो एक तरीके से ऐसे बोल लीजिए कि कंटेंट तो नहीं अशोक ने कॉपी किया होगा, लेकिन वो वे ऑफ टॉकिंग जो जिस तरीके से वहां पर लिखा गया है वो अशोक ने भले ही लिया हो वहां से। मौर्य वास्तुकला पर प्रभाव, वही स्तंभ वगैरह पर प्रभाव हमने देखा, उल्टे कमल, जानवरों की आकृति, ऊपर शेर, इस तरीके से जब ईरान में भी हमें देखने को मिल जाता है। ये तो प्रभाव रहे फारसी ईरानी आक्रमण के प्रभाव। अब हमें सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव देखने हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में मुख्यतः दो प्रकार के मत हैं। पहला मत जो है वो ये कि सिकंदर जब बहुत समय तक था ही नहीं तो बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ा होगा, और बहुत ज्यादा क्या, कुछ इतिहासकार तो बोलते प्रभाव पड़ा ही नहीं क्योंकि बहुत कम समय के लिए था। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नगण्य रहा। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। स्मिथ जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर एक तूफान की तरह आया और उतनी ही तेजी से लौट गया। इसके आक्रमण के कोई स्थायी व दूरगामी प्रभाव नहीं निकले। पहला मत तो यह है कि कोई प्रभाव ही नहीं हुआ क्योंकि थोड़े समय के लिए था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के कई उल्लेखनीय परिणाम निकले, जैसे भारतीय इतिहास में तिथि क्रम का निश्चित होना, यानी ईरान के जब हम लोग, जैसे जैनाविस्ता मैंने आपको बताया था, जैसे ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर डेट मिलती है कि सिकंदर ने इस समय भारत पर आक्रमण किया। वो डेट जब हम वहां देखेंगे और यहां पर अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से, अपने साहित्यिक साक्ष्यों से जब मैच करेंगे तो हमें डेट से मिलती है, तो इसका मतलब वो डेट एग्जैक्ट है। तो तिथि क्रम का निश्चित होना तय हो गया कि ये एकदम एग्जैक्ट है, ये डेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, और उसी वजह से हम लोग अपने पीछे का इतिहास को एग्जैक्ट डेट से रख पाए, आगे के इतिहास को भी हम लोग एकदम क्रम अनुसार देख पाएंगे। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की राजनीतिक पर प्रभाव, यानी राज्य कमजोर किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य उन पर शासन स्थापित करेगा। भारत में यवन यूनानी बस्तियों की स्थापना, यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। बाद में हमें कुछ राज्यपाल यूनानी देखने को मिलेंगे, जिसमें से सुदर्शन लेख का जिक्र जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सुदर्शन लेख में जो मुख्य भूमिका निभाएंगे राज्यपाल, जो बनाएंगे, उसको पुनर्निर्माण कराएंगे, उसको ठीक कराएंगे, उसमें यूनानी एक राज्यपाल भी हमें देखने को मिलेगा। मैं वो जानबूझ के अभी नहीं बता रहा क्योंकि वहां पर संदर्भ अच्छा आप समझ पाएंगे जब हम सुदर्शन लेख के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनानी राज्यपाल, क्योंकि बाद के मौर्य शासकों ने यूनानी लेखक और इन सबको अपने पास रखा। यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक मार्गों और भौगोलिक मार्गों का खुलना। सांस्कृतिक प्रभाव हुआ, जैसे आपने शब्द सुनोगे हिंद यवन, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो ये प्रभाव सिकंदर के आक्रमण के रहे। अब कई प्रश्न उठते हैं, जैसे सिकंदर की महानता पर विवाद, क्या सिकंदर के प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है? तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि सिकंदर महान था या नहीं। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते कि ये जो महानता थोप रहा है वो कौन थोप रहा है। क्या ये ईरानी या फारसी इतिहासकार है या क्यों महान बोल कौन रहा है? तब आपको पता लगेगा कि सिकंदर वास्तविक में महान था या नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग जो भारत के लिए एक तरीके से दुश्मन है, लेकिन जिस देश में वो क्रांति कर देगा वो व्यक्ति
भले ही हमला करके, आक्रमण करके, उस देश के लिए तो वो वहां का राजा एक तरीके से हो गया, या वहां पर जन प्रधान, जन नेता हो गया। भारत के लिए तो वो दुश्मन हो गया। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ लोगों का नेता हमारा दुश्मन, या कुछ लोगों का नायक हमारा खलनायक हो सकता है। हमारा कहने का मतलब, एक का नायक दूसरे का खलनायक हो सकता है, और एक के लिए खलनायक दूसरे का नायक हो सकता है। तो ऐसे ही हमें यह जानना है कि सिकंदर को महान कौन कह रहा है। दूसरा, सिकंदर के प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल है। वो इसलिए क्योंकि पुनर्मूल्यांकन से हमें और स्पष्ट, क्योंकि अब तक हमें पहले जो अभिलेख मिले, हमने उनके आधारों पर हमने बताई चीजें, लेकिन अभी कुछ नई खोजें पुरातात्विक क्षेत्र में हुई है, उसके आधार पर हमें पुनर्निर्माण की या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता अवश्य है। तो ये हमने फारसी आक्रमण और सिकंदर का यानी यूनानी आक्रमण आज हमने देखा। ये विदेशी आक्रमण के अंतर्गत आते हैं, यानी राजनीतिक हम लोग देख रहे हैं। वैदिकोत्तर काल में हम लोग महाजनपद देख चुके हैं, हमने उसमें मगध का उत्थान देखा, मगध कैसे बना, उत्कर्ष देखा हमने मगध का, और उसमें हमने गणतंत्र, राजतंत्र पहले देखा। आज हमने विदेशी आक्रमण देखे, जिसमें फारसी ईरानी आक्रमण का प्रभाव और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव हमने देखे। अगली क्लास में हम लोग वैदिकोत्तर काल का आर्थिक पक्ष देखेंगे। बीती जो हमने पिछली जो क्लासेस करी हैं दो, वो पूरी तरीके से राजनीति पे आधारित था। हालांकि पहली क्लास में मैंने विस्तार मतलब शॉर्ट में थोड़ा आर्थिक और ये सब चीजें बता देता, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक बताया था। उसके बाद हमने राजनीतिक मुख्यता देख लिया, जिसमें गणतंत्र, राजतंत्र, महाजनपद और विदेशी आक्रमण हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग आर्थिक पक्ष देखेंगे, जिसमें हम लोग गिल्ड और श्रेणी और उसमें बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, वो सब हमें देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।